नमस्कार दोस्तों। आज की लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं करूर व्यास बैंक के बारे में। इस पे पहले भी हमने इस बार स्टडी किया था। अब इसमें हम ये स्टडी क्यों करने वाले हैं, सबसे पहले रीज़न ये है, स्टॉक का जो कंपनी है, बेसिकली कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल, एक मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस लेवल निकलता नज़र आया और वो लेवल क्या कहती है इसके बारे में, उस पर हम नज़र डालने का प्रयास करेंगे आज के इस लर्निंग में। और इसके बाद ये देखने का प्रयास करेंगे जो आखिर जो मार्केट में पोटेंशियल लगातार बनती नज़र आती है, वो किस लेवल पे कहाँ पे बनती नज़र आती है, उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। चलते हैं इसको जानने के लिए। इसका जब रिजल्ट का पार्ट आया तो रिजल्ट के पार्ट में देखने को मिला करोड़ व्यास बैंक को लेकर के। तो इसमें जून तक का डेटा में ये कहती है कि वाई वाई में क्या कहती है कंपनी, कहती है करीब 21% का सेल्स इंक्रीज करता है, ईबिटा करीब करीब 30% और बाकी जो चीज़ है नेट प्रॉफिट और ईपीएस में 28% का जंप आता है, किससे 2023 और 24 को कंपेयर करने के बाद। लेकिन 2000 मार्च 24 वाले डेटा को कभी कंपेयर किया जाए तो ऐसा लगता है कि यहाँ से भी अच्छे खासे परफॉर्मेंस लेवल देखने को मिली है, चाहे वो सेल्स के पार्ट को हो या फिर ईबिटा के पार्ट को लेकर हो या फिर नेट प्रॉफिट की बात क्यों ना हो, लगातार क्या हो रही है, बिल्डअप होती नजर आती है। और साथ में ईपीएस की, तो इसको हम डिटेल समझने का प्रयास करेंगे आज की इस लर्निंग में, जहाँ पे स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार पिछले एक महीने में देखा जाए तो करीब थोड़ा सा गिरावट का माहौल देखने को मिला, लेकिन गिरावट के बाद जो सिलसिला था वो सिलसिला एक सपोर्टिंग जोन को लेते हुए आगे निकल चुका है और अब मार्केट इसकी पोटेंशियल बनती नजर आती है और इस रिजल्ट के बेसिस पे और आगे ग्रो करती नजर आ सकती है। जहाँ पे 6 महीने में लगातार इन्होंने देखा जो 20% की जंप करती है, ऐसे एक एक साल में देखा गया करीब 62% के आसपास जंप करती है। और लास्ट जो हिस्टोरिकल डेटा है जो 5 सालों में 207% की ऑब्वियसली जंप कर चुकी है स्टॉक की प्राइस। तो इसका क्या मार्केट में जो स्टॉक की प्राइस बढ़ती है, क्या फंडामेंटल भी उसी लेवल से बढ़ती नजर आती है, जो कि एक एक नज़ारा तो हमने यहाँ पे देखा कि अच्छा लगातार ठीक है, अच्छी बढ़ती नजर आती है, किसके हिसाब से, वाई ओ वाई के हिसाब से। और बाकी क्या कहते हैं इसके बारे में, तो चलिए करंट प्राइस को फिलहाल हम भूल जाते हैं, इसको तीन एस्पेक्ट में लेते हैं, जो फंडामेंटल अर्थात बिजनेस के बारे में हम जानेंगे, कंपनी के बिजनेस क्या है, जो कि हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, बैंकिंग ही बिजनेस करती है। इसका प्रॉफिटली हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी क्या निकल के आती है। दूसरा एस्पेक्ट है ट्रेंड का, आखिर मार्केट में इसको लेकर ट्रेंड क्या चलती है। और तीसरा है जो जिसको कहते हैं सेंटिमेंटल। सेंटिमेंटल मतलब हर क्षण की हर पल पल की खबर को लेकर के देखा जाए, आर्टिकल को देखा जाए या कुछ ऐसी पॉलिसीज को लेकर देखा जाए जहां से इसको क्या कर सकता है, अफेक्ट और हिट कर सकता है, चाहे इसको बिजनेस को एज द स्टॉक स्टॉक मार्केट की स्टॉक प्राइसेस, तो दोनों को आकलन करके देखा जाए। तो करंट में यहाँ पे बुक वैल्यू कहता है कंपनी का कितना, 107 रुपये का। इंटरेस्टिक वैल्यू देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है और वो 135 के आसपास, अर्थात इससे तो अच्छा निकल के आती है। एक नज़र तो हमने ये डाला। डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड में देखा जाए तो 0.97% का आसपास का है और इनके पीछे जो फेस वैल्यू है 2 रुपये का है, ठीक है। अब आती है एक इंडिकेटर जो कि कहते हैं तो किसी स्टॉक का पी क्या कहता है, स्टॉक के पी के बेसिस पे इंडस्ट्रियल का पी का कैसे कंपेयर होता है। तो यहाँ पे देखा गया स्टॉक का पी जो यहाँ पे दिखता है वो मैं कहता हूँ बेसिकली कुछ है नहीं, एक इंडिकेट देता है किसको लेकर के, जो अर्निंग पर शेयर के हिसाब से फिलहाल मार्केट किस रेंज में ट्रेड करती है, उस रेंज को एक आकलन के हिसाब से एक मापने की मशीन जिसको कहते हैं स्टॉक पी, और वो कहता है 9.75 का। जबकि इंडस्ट्रियल के बाकी सारे जो कंपनियां हैं, जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका पी कहता है 12.6 का। इसके हिसाब से इसमें देखा जाए कितना परसेंट का जंप, नियरली 20 से 25% का जंप हो सकता है इसको पहुंचने के लिए। यदि 20 से 25% जंप करता है तो इसका स्टॉक का प्राइस कहाँ जाएगा, मैं इसको 20% ही मान लूँ तो 40 रुपये बढ़ सकता है, 40 और 42-43 रुपये, अर्थात ये 250 के आसपास रेंज में जा सकती है यदि इसको हिसाब से देखा जाए स्टॉक की पीक से आकलन किया जाए तो। फिलहाल ये 22 वीक जो कि 52 वीक में 220 तक गया था और दोबारा फिर लुढ़क के, ये जब लुढ़क का स्टार्टिंग में देखा था, जब पिछले साल का डेटा होगा तो वो 116 से स्टार्ट हुआ था और 220 तक जंप कर चुका था। अब आती है एक इंडिकेटर और जिसको कहते हैं, ये तो हमने खत्म कर लिया, एक आती है दूसरा जिसको नाम है डेट डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो में निकल के आती है जो कंपनी में आखिर डेट्स का क्या पार्ट्स है। नॉर्मली देखा गया कि बैंकिंग सारी कंपनियों में अच्छे खासे डेट्स, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग कंपनी में अच्छे खासे डेट्स, क्योंकि रीजन ये है जो ये कंपनियां यही डेट्स लेकर के अर्थात यही लोन लेकर के और हमें क्या करती है, कस्टमर को लोन बांटती है। तो इसका आकलन एक निकल के आता है कितना, 9.09 का।
जबकि करंट रेशियो इसका जो है काफ़ी ज़्यादा नहीं था, एक सस्टेन के आसपास देखने को मिला, नियरली कितना 2.1918 का निकल के आता। अब आते हैं एक और रेशियो, इसके बाद नहीं कि देखा जाए तो कंपनी की कहती है कि आरओसी क्या कहती है, आरओसी केवल 7.50, आरओई कहती है 18.7 का, और प्राइस टू बुक वैल्यू कितना दोगुना कारोबार करती नजर आती है। तो इसको चर्चा करते हैं। देखा जाए तो जो कि करोड़ व्यास बैंक है, इसमें क्या मोस्टली क्या पोटेंशियल निकल के आती है, अर्थात इसमें ये निकल के आती है जो नॉर्मली इस पर अर्निंग पर शेयर कितना कहता है 21 के आसपास, जबकि इसका इंडस्ट्रियल पी क्या कहता है 12.6। इस हिसाब से मार्केट इसका जंप होना चाहिए। यदि केवल केवल स्टॉक पी की तरफ चर्चा करें तो नंबर ऑफ शेयर की होल्ड, शेयर की बात करें तो 80 करोड़ के आसपास शेयर है, और करंट प्राइस के आसपास देखा है तो प्राइस टू बुक वैल्यू भी ज़्यादा जंप नहीं किया है। इस पर हमने ऑलरेडी स्टडी किया था और हमने कहा था कि ये बैक टू बैक इसमें पोटेंशियल बनती नजर आती है, और जैसे ही वाइड रेंज ऑफ द बैंकिंग सर्विसेज पे कामकाज करती है कंपनी, ये चलते हैं इसको डीपली लेने का प्रयास करते हैं, जहाँ पे लेटेस्ट अपडेट कंपनी ने किया ये कहा जो इसका जो परफॉर्मेंस लेवल था वो ये देखने को मिली है, तो हम इसको भी कंपेयर करने का प्रयास करते हैं, साथ में देखने का प्रयास करेंगे पीयर्स को कंपेयर। अभी तक आपने मेरा चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पे बात करेंगे कंप्लीट स्टडी की विदाउट कोई रिकमेंडेशन को लेकर के। तो यहाँ पे देखा गया कि इस कंपनी में जो पी है टोटल 29 कंपनी का मीडियम बनाया गया, और 12.32 का 62 का इन्होंने मीडियम बनाया। इसमें ये देखने को मिला जो सबसे कम यदि किसी का पी अभी तक बढ़ा गया है वो है 9.75 जो है करोड़ व्यास बैंक का, और जो बाकी सारा कुछ कंपनियां जो कि लगातार क्या हुई अच्छी खासी बिल्डअप बन चुकी है पहले से। अब डेट टू इक्विटी रेशियो में देखा है तो डेट टू इक्विटी बारे में कहते हैं कि सबसे यदि ज़्यादा किसी का है तो उसी का देखने को मिला है। तो एक जगह से पीटता लगता है इसका ये है, यदि ये थोड़ा और भी हाई भी हो जाए, कम हो जाए, तो लगता है कि ये और सस्टेन कर सकती है मार्केट को लेकर के। जहाँ पे चार्ट में देखेंगे लगातार क्या होती है, लगातार एक बिल्डअप बनने नजर आती है। जहाँ 4 जून को लगातार इसमें क्या था लंबी गिरावट थी, उस लंबी गिरावट के मार्केट क्या करती स्विंग करती नजर आई, स्विंग के गिरने के बाद दोबारा गिरी मार्केट, लेकिन दोबारा गिरने के बाद सस्टेनिटी नजर आती है। इसकी सीढ़ियों को देखेंगे तो लगेगा, मैं सीढ़ियों की बात करता हूँ यहाँ पे लगता है अच्छा ये तो मार्केट में थोड़ा सा सस्टेनेट बनता है, और इसी को हिसाब से देखा जाए तो हमको रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में पता चल जाता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में देखा जाए तो जिस प्राइस पे बार बार आके अटकी है वो प्राइस का लिस्ट यही निकल के आता है, जिस प्राइस पे देखिए बार बार आके क्या करिए अटकी है, और बार बार किस प्राइस पे आकर अटकी है इसी प्राइस के आसपास अटकी है, नियर अबाउट द सेम। इसके बाद देखा गया जहाँ से लगातार बिल्डअप करती, इससे पहले भी देखा जाए इसमें इसे और भी सपोर्टिंग लेवल देखा जा सकता है, लेकिन उसको इस प्राइस पे बार बार नहीं आई, एक ही दो बार आई है। लेकिन उसको रेजिस्टेंस यदि देखें तो रेजिस्टेंस जहाँ पे हायर टू हायर गया था वो नियर अबाउट जहाँ पे सस्टेन कर पाया था वो ये प्राइस आके आके निकलती है, और यहाँ से यदि मूवमेंटल होती है तो लगातार लगता है इसको तोड़ना इसके लिए आसान बन जाएगी, और इसीलिए हम इसको देखते नजर आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहता है। तो क्वार्टरली डेटा किसके बारे में कहती है, जहाँ पे लगातार क्या और ये बिल्डअप होती नजर आती थी, तो उसमें क्या निकल के आया, जहाँ पे जून तक का जो डेटा था वो लगातार क्या हुआ 2285 करोड़ तक, इसे बोले 2150 मतलब 100 करोड़ के आसपास क्या होता है लगातार बिल्डअप होती नजर आता है। हर क्वार्टर में देखेंगे तो 100 करोड़ के आसपास का तो इसका रिवेन्यू ग्रो कर जाती है। इसके बेसिस बात देखा जाए इनकी क्या कहती है नेट प्रॉफिट के बाद, तो नेट प्रॉफिट कहती है 459 करोड़ के आसपास का, जो भी क्या हो रही है जो भी इसमें लगातार क्या हो रही है बिल्डअप होती है, मतलब क्वार्टर और क्वार्टर को भी देखा जाए तो क्यू और क्यू के हिसाब से क्या करती है टॉप पे कारोबार करती नजर आती है। ईयरली डेटा को देखो तो ईयरली डेटा में क्या कहती है, ईयरली डेटा में सबसे पहले बात करेंगे इसका ओवरऑल ईयरली का। ईयरली में लगातार क्या हो रही है बिल्डअप होती नजर आती है, चाहे वो 12 महीने का डेटा हो या 1 साल का फाइनेंशियल डेटा हो, दोनों तरह बिल्डअप करती है। और प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस में देखा जाए तो 12 महीने का प्रॉफिटेबिलिटी और 1 साल फाइनेंशियल का प्रॉफिटेबिलिटी लगातार, मतलब इसको क्या कह सकता है ईयर ऑफ ईयर क्या हो रहा है लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, मतलब दोनों तरफ से, मतलब जो चार्ट भागती है ना, अर्थात इनका फंडामेंटल यहाँ तक तो सुटेबल बैठती नजर आती है। अब आते हैं लॉन्ड वाले प्रोसेस को लेकर, तो यहाँ पे जून मार्च का कोई डेटा जो मार्च 24 का डेटा है वहाँ पे यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, अर्थात यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इनका डेटा अभी तक करेक्टली नहीं अपडेट हुआ है स्कैनर को लेकर के। तो सॉरी फॉर डैट, मैं स्कैनर के अलावा कुछ और भी देखने का प्रयास करूंगा, आखिर किसको लेकर के इनकी लाइबिलिटीज़ को लेकर के, इनके पेबल में खास को लेकर के, और इनकी लॉन को कितनी लॉन और इंक्रीज करती नजर आए।
चलते हैं आगे और अगले अगले क्रम में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को जानने का प्रयास करेंगे, जहाँ पे फाइनेंशियल में देखा तो फाइनेंशियल ग्राफ क्या कहते हैं इसके बारे में। तो 23 तक का डेट यहाँ भी अवेलेबल है, उसके बाद कोई डेटा अवेलेबल ही नहीं है। और हम बैलेंस शीट में कहाँ देख रहे थे, बैलेंस शीट में हम देख रहे थे बेसिकली किसको, एक ही बैलेंस शीट था इसमें डेटा ही नहीं था। अब इसको 24 का डेटा यहाँ पे आया नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं किया, तो फिर क्या कर सकते हैं, इसको कुछ कह नहीं सकते। ऑनरशिप की तरफ देखते हैं तो ऑनरशिप इसके बारे में क्या कहते हैं, जहाँ पे पब्लिक प्रमोटर केवल 2% के आसपास होल्डिंग लगी चलती है, बाकी सारे होल्डिंग पब्लिक के पास शिफ्ट हो चुका है। आखिर क्या कारण रहा जो ये इसको डायरेक्टली पब्लिक के पास शिफ्ट करती नजर आती है। तो यहाँ पे आज से नहीं, बहुत पहले से देखने को मिला, 16 से देखने को मिला कि प्रमोटर के पास केवल 2% के आसपास होल्डिंग देखने को मिली थी। और ये प्रमोटर्स में कौन थे, प्रमोटर में कुछ लोग हैं, यहाँ पे एक दो लोगों का है जो उसके पास 1% से ज़्यादा की होल्डिंग देखने को नजर आता है। मतलब कह सकते हैं 100% पब्लिक के पास चला गया है। इसमें एफ आई की तादाद 15% और उससे ज़्यादा तादाद डी आई की है। तो डी आई में देखने को लगा एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड, और एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड का ही ज़्यादा ज़्यादा देखने को मिला है। निपॉन्स लाइफ, फ्रैंकलिन इंडिया और कुछ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे, बजाज अलायंस और बाकी सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस लगे हो हुए हैं। आप पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक में भी कुछ नाम निकल के आता है, रेखा झुनझुनवाला, जो किसको एक बिग बुल कहते हैं ना मार्केट को लेकर के। तो इनका एक बड़े पोजीशन बनी है कहाँ पे, करीब करीब 4.5% के आसपास की होल्डिंग उन्होंने होल्ड कर रखा है। पहले ये राकेश झुनझुनवाला के पास था, बाद में ये ट्रांसफर होकर रेखा झुनझुनवाला के पास चला गया। और ये इनके पास देखने को मिले कहाँ पे, नियरली 4.5% से ज़्यादा का। और कुछ पोजीशन की तरफ चर्चा करें तो कुछ और पोजीशन देखने को नज़र नहीं आती है। इन्वेस्टर एजुकेशन फंड का भी कुछ था, लेकिन वो तो एक उसके पास एक छोटे के अमाउंट के हिसाब से होता है। लेटेस्ट अपडेट हमने देखा, लेटेस्ट अपडेट करवाने में कंपनी क्या कहती है, जहाँ पे करोड़ विजया बैंक ने कहा कि हमारा जो क्या था, जो कि हमारा सस्टेनेबिलिटी रेटिंग की बात करती नजर आई थी, जहाँ पे रेटिंग की बात करती नजर आई थी। तो ये इसकी एक रेटिंग आया था, रेटिंग को लेकर के अपडेट दिया था किसने, आई सी आर ए ने, जो कि रेटिंग एजेंसी, उन्होंने कहा कि क्रेडिट जो रेटिंग है इसका वो क्या था, AA- इसको स्टेबल रखा है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया है। और 12/3/2024 को कहा कि देर आर नो आउटस्टैंडिंग अगेंस्ट द रेटेड इंस्ट्रूमेंट, जो कि रेटेड इंस्ट्रूमेंट था उसके ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं नहीं था, देखने को नहीं मिला था। अब आते हैं इसको लेटेस्ट के चार्ज, हमने चार्ज को देखा और शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने का प्रयास किया, जहाँ पे एक बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पे हैं। और लेटेस्ट यहाँ पे देखने को ये भी मिला कि लगातार इसमें स्टॉक में बिल्डअप होती नजर आती है। स्टॉक की प्राइस को लेकर के देखा जाए, यहाँ पर कंपनी ने क्या सीधा सीधा कहती है कि इनका प्रॉफिट राइज करती है, करीब 28% के आसपास की नेट प्रॉफिट राइज करती है इस क्वार्टर को लेकर के, जो कि अच्छी खबर होती है। इसके दम पे मार्केट दोबारा जंप करती नजर आ सकती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं किसी स्टॉक को लेकर के, इसे कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस, हम केवल और केवल समझने का प्रयास करते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास करते हैं। लर्निंग अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।